तो पहले आपका इंटरेस्ट देखिए, उसके बाद PYQs एनालिसिस कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर आई थिंक किसी एक इंसान को पिक करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि काफी लंबी जर्नी रही है। सो फैमिली, यस, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर हैव बीन ऑलवेज देयर। मतलब शुरुआत आई थिंक सबकी NCERT से ही होती है, एक तरह से जो बेसिक होता है। जरूरी नहीं है आप 6 से ही चालू करें। मैंने 9 ये हमारे लिए एक सपना पूरा होना जैसी बात है। हमने सपना देखा था तो एक एक्साइटमेंट और कहते ना नर्वसनेस भी हो रही थी, लेकिन जब आया तो उसका माहौल ही शाम तक मतलब लग रहा था पता नहीं क्या मिल गया, जमीन पे पैर नहीं रखे जा रहे थे, ये हालात हो रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी CSC 2023 एंड 24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, फाइनल रिजल्ट्स, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका लिस्ट में नाम आया हुआ, हम बराबर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी जर्नी क्या कुछ रही है, क्या स्ट्रगल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं पूजा मीना मैम, जिनकी इस बार 788 रैंक आई है। तो मैम से बातें करेंगे, इनकी जर्नी और इनका स्ट्रैटेजी वगैरह क्या रही है। और सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम कैसा फील कर रही हैं रिजल्ट आने के बाद? थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जिस दिन रिजल्ट आया था कैसा माहौल था घर का, और अभी क्या चेंजेस हुए? मेरे मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, तो यूजुअली मैं अकेली रहती हूँ टिल 2 o'clock। तो उस टाइम मैं अकेली थी और टेलीग्राम पे सबसे पहले मैंने एक नोटिफिकेशन देखा था कि रिजल्ट आउट हो चुका है। तो पहले तो बहुत डर लग रहा था, खोलने में भी उसे खुद से हिम्मत नहीं होती क्योंकि रिजल्ट देखने की, पर मैंने अपना रिजल्ट खुद ही देखा था। तो मेरे को पता चल गया था कि हो गया है, तो मैंने मम्मी पापा को कॉल करके बताया। उसके बाद तो एक रिलीफ सा फील होता है कि हाँ हो गया है, चलो। तो पहले तो हाथ कांप रहे थे शुरू में, रोल नंबर टाइप करते ही। तो रोल नंबर टाइप किया, आ गया था नाम, पर फिर मैंने रैंक वैंक देखी नहीं थी। मैंने पहले पापा को कॉल किया था कि हाँ कि हो गया है, फिर उनने हाँ नाम है एटलीस्ट ये पता है, कि रैंक नहीं देखी अभी तक। फिर उनको PDF सेंड की थी, फिर उनने देखा, फिर मैंने वापस खोला उसे कि अच्छा अब देखते हैं कि रैंक क्या है, एटलीस्ट पता चल गया है। फिर और फैमिली मेंबर्स को बताया था, जैसे बहन को बताया था, वो भी घर पे नहीं थी तब। तो ऐसे हुआ था। फिलहाल मैम अपना जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह वो जरा बता दीजिए कि आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह की है, क्या कुछ रहा है वो सारी चीजें। मेरी स्कूलिंग, क्योंकि मैं चेन्नई में ही थी, तो मेरी स्कूलिंग प्रॉपर 12th तक वहीं हुई थी। मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से किया है, केमिस्ट्री ऑनर्स में। उसके बाद से आई हैव बीन इन दिस जर्नी ऑफ UPSC। थोड़ा सा मैं आपकी स्कूलिंग के बारे में इन ब्रीफ जानना चाहूंगा कि वहाँ पर आप किस तरह की स्टूडेंट थी स्कूल में? मैं, वो कहते हैं ना कि टॉपर्स में से ही थी, एक तरह से कहा जा सकता है। तो मैं 10th और 12th में भी ठीक ठाक अच्छी पोजीशन आई थी, स्कूल, विद इन स्कूल एंड एज अ होल ऑल्सो। सो आई विल से कि एजुकेशनली बैकग्राउंड मेरा यूजुअली स्ट्रांग रहा है, स्ट्रांग फुटिंग पे था। ओके अच्छा मैम, बात करें अगर हम UPSC की, क्योंकि आपने UPSC में एक अपना मुकाम हासिल किया है, एक जगह बनाई है उधर, क्योंकि UPSC का एग्जाम ही एकदम अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, क्रैक करना और वो सारी चीजें करना। तो कहाँ से विचार आया था वो सारी चीजें, कहाँ से, कब शुरुआत हुई थी? एक होता है ना जब एक पेड़ बनता है एक बड़ा, तो पौधे की शुरुआत होती है, उसमें बीज डालना पड़ता है, वो सारी चीजें। तो कहाँ से शुरुआत होती है? एक कहीं से माइंड में तो आया होगा कि नहीं मुझे UPSC करना है। बैक व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तब मेरे को पता चला था ऐसा सर्विसेज होते हैं, मेरे पापा के थ्रू पता चला था। तो तब से आई वाज फॉलोइंग इट इन अ वे। 12th तक आके आई न्यू कि हाँ भाई ये करना है। और फिर मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने पहले सोचा ग्रेजुएशन अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में ही करते हैं, एंड फिर उसी को अपना ऑप्शनल बना के वी कुड गो थ्रू इट। सो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। थोड़ा सा ग्रेजुएशन के बारे में बताइएगा कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट्स में था और आपका ऑप्शनल कौन सा रखा आपने UPSC में? मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में ही था और मेरा ऑप्शनल भी केमिस्ट्री रखा फिर मैंने। अच्छा, तो मैं ये समझू कि जो बच्चे ऑप्शनल में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ऑप्शनल है, तो क्या थोड़ा सा यहाँ से उनको आइडिया मतलब ले सकते हैं वो कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है उसे रख सकते हैं? ये अपने आप में एक डिसीजन होता है, सबका अपना एक डिसीजन होता है। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो आपको अपने इंटरेस्ट को सर्च करना चाहिए। उसके बाद लोग यूजुअली परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पर फिर मेरे हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा सब्जेक्ट में, तो आप खुद परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पहले आपका इंटरेस्ट देखिए, उसके बाद PYQs एनालिसिस कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर वहां से आप अपनी चॉइस बना सकते हो। So rather than focusing on performance, interest और PYQ का एनालिसिस ज्यादा जरूरी होता है मेरे हिसाब से।
ओके, अच्छा मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और इसके अलावा आपने कहीं से कोचिंग भी ली थी क्या, या फिर सेल्फ स्टडी से ही किया? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू, और मैंने कोचिंग ली हुई है, विजन की कोचिंग ली थी मैंने, तो उसके बाद से फिर मेरा सेल्फ स्टडी चल रहा था। ओके, अच्छा मैम, स्ट्रेटजी पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आपके पिताजी मम्मी जी क्या करती हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मेरे पापा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज में हैं, और प्रेजेंटली ही इज़ ऑन डेप्यूटेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एंड मेरी मम्मी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं केंद्र विद्यालय में। तो क्या ये समझो कि मम्मी टीचर हैं, पापा भी एक अच्छी पोस्ट पर हैं, माहौल ऐसा रहा घर का कि पढ़ाई वाला और वो सारी चीजें वाला कि नहीं आपको क्रैक करना है, एक एग्जाम है कोई जो बहुत इंडिया का तो सबसे टफेस्ट एग्जाम है? हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम तो हमेशा था कि हाँ, अब कभी कुछ होता है या यू फील लो तो यू हैव पीपल टू गो टू, सो सपोर्ट सिस्टम यस, इंस्पिरेशन हमेशा रही है मम्मी के थ्रू, एक कांस्टेंट पुश रहा है, तो आई थिंक दैट्स सपोर्ट तो था। अच्छा 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 मैम, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इस जर्नी में आपका और यूपीएससी क्रैक करने तक अभी तक आप इस सबको किसका आप रोल मॉडल मानती हैं, और अपना इसको जो आपने सक्सेस ली है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसको देना चाहिए, मतलब ये आप ये कहें कि नहीं उस आदमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी इस लाइफ में, इस जर्नी में? आई थिंक किसी एक इंसान को पिक करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि काफी लंबी जर्नी रही है। सो फैमिली यस, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर हैव बीन ऑलवेज देयर, मतलब ऑन लोज एंड हाइज, इवन जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते थे तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स थे तो हम साथ में प्रिपेयर करते थे हिंदी, तो लाइक क्योंकि नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड है तो हिंदी हम साथ में प्रिपेयर करते थे एक तरह से। सो कांस्टेंट सपोर्ट रहा है, मेरे फ्रेंड्स भी थे, लाइक इन द इंटरव्यू स्टेज आई हैड कॉन्स्टेंटली बीन इन टच विद देम, क्योंकि बात करनी होती है इतने टाइम तक, अगर आप अकेले रहते हो तो फिर बात करने में मुश्किल होती है, तो दोस्तों से इंटरव्यूज के मॉक्स टाइप लेते थे ऑन डेली बेसिस ही एक तरह से, तो उससे कांस्टेंट तो बहुत लोग थे, एक इंसान को नहीं बोल सकते। ओके, अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहूंगा कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कैसी रही थी, और जब आपने शुरुआत करी थी तो कहाँ से करी थी, किस चीज को उठाया था, मतलब पीवाईक्यू, सिलेबस, या फिर कोई और चीज से आपने शुरुआत करी थी? शुरुआत आई थिंक सबकी एनसीईआरटी से ही होती है एक तरह से, जो बेसिक होता है, जरूरी नहीं है आप 6 से ही चालू करें, मैंने 9, 10 से ही चालू की थी क्योंकि 6, 7, 8 मुझे बहुत बेसिक लगा था और पता था कि हाँ ये है, तो मैंने 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी से ही चालू किया था पूरा। सो आई थिंक वो फाउंडेशनल बना देती हैं ताकि आपको जो एडवांस कंटेंट है वो समझ आने लग जाता है एक तरह से, इवन आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो उसका भी सेंस बनने लग जाता है। सो आई थिंक वहीं से शुरुआत होती है सबकी ऑलमोस्ट। ओके, अच्छा मैम, मुझे जरा ये बता दीजिए कि क्या पीवाईक्यूज का कितना बड़ा रोल है, क्या पीवाईक्यूज करने चाहिए, या क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं छोड़ देते हैं पीवाईक्यूज को कि नहीं यार इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बढ़िया तो हम कोई अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लें, अपने नोट्स पढ़ लें, तो पीवाईक्यूज के कितना पीवाईक्यूज का कितना रोल है, और आपने कौन सी ईयर तक के पीवाईक्यूज किए थे? मेरे हिसाब से पीवाईक्यूज आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि यूपीएससी कहाँ से पिक एंड चूज कर रहे हैं अपने टॉपिक्स या थीम्स, तो वो जरूरी हो जाता है। पर पीवाईक्यूज एज अ होल भी आपको वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि पीवाईक्यूज कभी कभी करंट अफेयर्स के बेस्ड होते हैं, जो उस टाइम पे चीजें चल रही थी उस पे भी चीजें बेस्ड हो सकती हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स, तो आप उसे ब्लाइंडली भी ना फॉलो करें, बट हाँ वो आपको एक डायरेक्शन जरूर दे देगी, थीम्स बता देती है। तो कोचिंग के पेपर से ज्यादा आई थिंक पीवाईक्यू ज्यादा जरूरी हो जाते हैं मेरे हिसाब से। और मैम आपने पीवाईक्यूज कब तक के किए थे? 2011 से ही मैंने चालू किए थे, क्योंकि वहीं से मैंने पिक किया था, फिर 13 से, और 15 के बाद आई थिंक सीरियस जो आप चेंज देखने लगते हो, पैटर्न चेंज हो जाता है 13। हाँ, तो वहां से फिर आप ज्यादा सीरियसली उनको कंसिडर कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज के बारे में क्या कहेंगी? आपने टेस्ट सीरीज कितने टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट जो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और वो कितनी हेल्पफुल रही आपके इसमें क्रैक करने में एग्जाम को? आई थिंक टेस्ट सीरीज आपके रिवीजन एज वेल एज आपको न्यू कंटेंट देने में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, रादर देन सीइंग कि आपको स्कोर कितना मिल रहा है। आप ये देखिए कि आपने जो पढ़ा है वो आप कितनी बेटर तरीके से एनालाइज कर पा रहे हैं अपने पेपर में उसको ही, क्योंकि आपको एट द एंड एक चॉइस चूज करनी होती है 4 ऑप्शंस में से, तो आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं और उसके हिसाब से रिवीजन कीजिए। और कभी कभी टेस्ट सीरीज आपको नया कंटेंट भी देती है, तो उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स वगैरह बनाती थी, अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह? मुझे यूजुअली बुक्स पे डिपेंड करना ज्यादा पसंद है, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ तो मुझे बेटर लगता है, तो मैं
एटलीस्ट प्री के लिए नोट्स नहीं बनाती थी, मेंस के लिए नोट्स बनाती थी। तो क्या कहेंगे उन लोगों को जो सीसेट को इग्नोर कर देते हैं, रैंडमली चले जाते हैं पेपर देने और फिर देखते हैं कि भाई सीसेट हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है ना? तो क्या पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है, सीसेट को किस तरह से लेना चाहिए? आई थिंक अब सीसैट को इग्नोर नहीं किया जा सकता जितना पहले कर देते थे लोग। अब डेली उसकी भी प्रैक्टिस लगेगी, उसके भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जरूरत है। एटलीस्ट 5 तो करके ही जाइए और देखिए आप एटलीस्ट 80 to 90 मतलब 100 के आसपास आ रहे हैं तो यू आर सेफ, क्योंकि अगर उससे कम है तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा मैम, मैं आता हूँ अब मेंस पर। तो मेंस में आपकी जो है स्ट्रेटजी क्या थी? जीएस 1 2 3 4 के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी रही, या फिर क्योंकि 4 तो बिल्कुल ही अलग है सब्जेक्ट पेपर, तो क्या स्ट्रेटजी थी? आपने किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया था? आई थिंक जीएस के लिए आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, एटलीस्ट मेंस के लिए आपके पास पक्के नोट्स होने चाहिए। हर सिलेबस के हर टॉपिक से आपके पास 1 पेजर एटलीस्ट रहना चाहिए और उसको होलिस्टिक बनाइए, उसमें डेटा भी रखिए। अगर कोई आप डायग्राम बना सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो वो भी उसी में रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको याद नहीं आता कि इस टॉपिक पे क्या बनाया जा सकता है। तो वो पहले से ही आपके पास रेडी होना चाहिए, बस एक रेसिपी है, उसको आपको बस पोर इन करना है आपके पेपर के टाइम पे। और जीएस 4 के लिए आई थिंक क्लास नोट्स है मोर देन सफिशिएंट। अच्छा ठीक है मैम, इसके अलावा एक और चीज मुझे बता दीजिए कि जो आप नोट्स बनाती थी मेंस के लिए, वो किस तरह से नोट्स बनाती थी? जैसे मेरी A4 शीट्स पे रहती थी नोट्स, तो एक साइड ऑफ द A4 शीट हमेशा ब्लैंक रखती थी मैं, कि कुछ भी वैल्यू एडिशन जो बाद में होगा उसके लिए। फिर टॉपिक लिख दिया, उसका क्या था, वो WH क्वेश्चंस जो बोलते हैं हम, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये सारी चीजें आपके पास रहनी चाहिए। फिर आप पहले से ही अपना एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन तैयार रखिए, उसे स्टैटिक मत करिए क्योंकि मॉडिफिकेशंस विद टाइम होंगे, बट फिर आपके पास तैयार होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, इसका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन तो मेरे पास रेडी होगा। जो मिडिल मेन पोर्शन होगा वो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से बदल सकते हो आप। मेंस का आंसर राइटिंग लिखना कब से शुरुआत करी थी? मेरे को डेली असाइनमेंट्स जो आते थे उसको मैंने लिखा है, पर डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर पाई थी उसे, क्योंकि मेरे कोचिंग के साथ साथ कॉलेज भी चल रहा था। बट उसके बाद आई थिंक जब आप टेस्ट सीरीज चालू करते हो तो मैंने ज्यादातर पॉइंटर्स में लिखना पसंद किया था, और जहाँ डायग्राम बन सकता है, जैसे कोई बस एंड में आपको बस कुछ बताना है उनको कि हाँ हमें ये एक्स्ट्रा पता है, तो उसके लिए आप डायग्राम्स यूज कर सकते हो। मैप्स बनाना ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एनवायरनमेंट में भी। उसके साथ यही मेजर था, पॉइंटर्स में लिखती थी मैं ताकि कम स्पेस में ज्यादा मटेरियल लिख पाए रादर देन पैराग्राफ। अच्छा मैम, थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी के बारे में बहुत सारी बातें बता दी, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि लोगों को ये लगता है कि टॉपर है तो भाई कितने घंटे पढ़ते हो, या घंटों को उनको घंटों में मेजर ना करें कि किस तरह से पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें। तो आपका शेड्यूल क्या रहता था, किस तरह पढ़ती थी आप, कितने घंटे पढ़ती थी, वो सारी चीज़ें? आई थिंक घंटे से ज्यादा आपकी क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से यहाँ पे। और इन माय केस मैं यूजुअली रात को ज्यादा पढ़ती हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मेरा लेट नाइट शेड्यूल ज्यादा रहता था। बट फिर मॉर्निंग सेशंस भी होते थे, तो आप अपने डे को मल्टीपल सेशंस में डिवाइड कर लीजिए बेस्ड ऑन आपकी फोकस कितनी देर तक आप रह सकते हैं। कुछ लोग 3 घंटे करते हैं, मैं यूजुअली 2 से 3 घंटे का एक सेशन रखती थी विद अ 5 to 10 मिनट्स ब्रेक इन द मिडिल। तो फिर उस हिसाब से रादर देन फोकसिंग ऑन आवर्स, आपको देखना चाहिए आप फोकस कर पा रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो तब आप उसी पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, थैंक यू मैम। अभी यहाँ पर मैम के पिताजी हैं, मम्मी जी हैं, हम उनसे भी जरा बात करेंगे कि उनको कैसा फील हो रहा है और क्या लगता है वो सारी चीज़ों के बारे में, कैसा, क्योंकि उनकी बेटी ने यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक किया है। तो अंकल जी आप और आंटी जी इधर आ जाइए आप। तो अंकल जी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने यूपीएससी जैसे इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया है, कैसा क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारे लिए एक सपना पूरा होना जैसी बात है। हमने सपना देखा था और हमने हमारी बेटी को भी बताया था कि ये एग्ज़ाम ऐसी है जो आपको सोशल स्टेटस देगी। तो हमने यही, और हम सभी जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट किया, सब पूरी फैमिली हमारी एज ए टीम भी, और हमने हमारी बेटी ने इस मुकाम को हासिल कर लिया, हमें बड़ी खुशी है और उम्मीद है कि अपने फ्यूचर में ये और बड़ा मुकाम कर पाएंगी। कैसा लग रहा है आपको?
मतलब जो लग रहा है वो जाहिर नहीं कर सकती, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है अंदर से कि मतलब भावुक भी हो रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, कैसा माहौल था? आप तो थी नहीं घर पे जब रिजल्ट आया था, तो उन्होंने बताया था आपको? हाँ। मुझे तो एक्चुअली मैं स्कूल में थी तो वहां पे देख रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता लगा, और इसने मुझे सबसे लास्ट में मुझे बताया, क्योंकि ये वेट कर रही थी कि मम्मी यहाँ आएगी तब मैं उसको हाँ, सरप्राइज face to दूंगी face, हाँ। फेस टू फेस, लेकिन जब नहीं आई, इससे भी इंतजार नहीं हाँ, किया गया, हाँ। तब इसने मुझे बताया। तो मतलब मैं आ रही थी, एक्चुअली मैं ऑटो में ही आती हूँ, तो मैं अपनी असली बताती हूँ बात। उसने मुझसे कहा था मैम 70 रुपीज दे देना, तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब यहाँ आई तो मैंने उसको 100 का नोट पकड़ा दिया। मैंने कहा भैया आप भी क्या याद रखोगे, बेटी का भी रिजल्ट आया है और उसका उसमें हो गया है। अच्छा, कैसा माहौल था उसके बाद में जब रिजल्ट आया? मतलब उस दिन एक दिन पहले और उस टाइम जब रिजल्ट आ गया उसके बाद में शाम को, क्योंकि मुझे लगा 1:30 रिजल्ट आया था, तो उसके बाद में कैसा माहौल रहा? मतलब जब एक दिन पहले उम्मीद थी कि 15 को आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, तो सब शाम तक मतलब वो हो गए थे। फिर मैंने कहा नहीं अभी तो सब बोलने लगे कि अभी शायद नेक्स्ट वीक में कभी भी आएगा, कोई जरूरी नहीं है कल भी आए। तो मैंने कहा कल का और इंतजार करूंगी, अभी कल और देखूंगी, जो भी है जो देखते रहते हैं यूपीएससी वेबसाइट पे, वो कल और देखूंगी, फिर नहीं देखूंगी। मैंने कहा तो एक एक्साइटमेंट और कहते ना नर्वसनेस भी हो रही थी, लेकिन जब आया तो उसका माहौल ही शाम तक मतलब लग रहा था पता नहीं क्या मिल गया, जमीन पे पैर नहीं रखे जा रहे थे, ये हालात हो रहे थे। क्या कहना चाहेंगे सर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को और उन सभी को, क्या आपका मैसेज रहेगा? मैं सभी जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सबसे कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम का लेवल आप जान गए हैं, और इसके लिए आप लगातार कोशिश करते रहें। कंसिस्टेंसी और आप इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी इंजीनियरिंग सर्विस से 2002 बैच से हूँ, तो यूपीएससी का पैटर्न और उसके बारे में हमें मतलब थोड़ा नॉलेज है, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वो अगर आपने एम बना लिया है तो आप उसको फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली कहते हैं कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, तो मेहनत का फल हाँ आज नहीं तो कल आप जब जरूर सफल हो पाएंगे। ओके मैम, क्या कहेंगी? एक्चुअली मैं भी यही कहना चाहूंगी कि भगवान ने हमारा हमेशा साथ दिया, कभी अवसर ही नहीं पड़ा कि हम अलग अलग भी रहें, बच्चों को भी हमेशा हमारे साथ ही रहे वो। जैसे मेरी भी फर्स्ट पोस्टिंग केरला दी थी, लेकिन बच्चे चेन्नई में रहते थे क्योंकि इनकी पोस्टिंग चेन्नई में थी, लेकिन गॉड गिफ्ट है कि उन्होंने विद इन 1 मंथ में मेरा ट्रांसफर कर दिया। एंड उसके बाद हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया, पूरे 10 ईयर्स हम चेन्नई में रहे। फिर हमने देहरादून ट्रांसफर लिया, क्योंकि पहले हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया था देहरादून, बच्चों को दिल्ली में, बड़ी को दिल्ली कराना था, तो हमने कहा वहां से पास रहेगा। फिर वहां से हस्बैंड का विद इन 1 मंथ में डेपुटेशन हो गया, लेकिन उसके बाद भी भगवान का इतना अच्छा मतलब हमारा हो रहा, विद इन 1 मंथ में मेरा फिर से ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। तो बच्चों को कभी अकेले रहने का अवसर ही नहीं पड़ा, और वो मतलब सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने इतना साथ दिया गॉड ने, कि कभी हमें फील ही नहीं हुआ कि मतलब एक रहता है ना बच्चों को भी अकेलापन हो जाता है। और यहाँ आने के बाद में तो फिर इसको हॉस्टल में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर आ जाती थी। और फिर उसके बाद में कोविड आ गया, तो इवन हम शाम को भी डेली मतलब एक साथ बैठते हैं, दिन की जो भी बातें होती हैं सब शेयर करते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छा मतलब जर्नी रही हमारी। ओके मैम, एंड थैंक यू मैम हमें टाइम देने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि अब की बार जब पूजा नेक्स्ट टाइम इस बार जब एग्जाम में बैठे तो बहुत अच्छी रैंक आए। एंड इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम।